स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं हीट का वीडियो नंबर 4, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 17 कल तक यानी लास्ट वाले वीडियो तक हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 18, ऊष्मा अणुओं के द्वारा उच्च ताप के क्षेत्र से निम्न ताप के क्षेत्र की ओर संचारित होती है। तो ये हाई टेम्परेचर पॉइंट से लो टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ जाने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस, ये क्या कहलाती है? तो देखते हैं ऑप्शन में। चारण प्रक्रिया है, संवहन है, विकिरण है, या तीनों प्रक्रिया है। ठीक है, तो अणुओं के द्वारा एक से दूसरे क्रम में जा रही है, एक से दूसरे अणु में होके जा रही है, और कॉज उसका है कि उच्च ताप क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी आती है कंडक्शन में यानी चालन प्रक्रिया। इसका ऑप्शन सही होना चाहिए 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। गुणों के निम्नलिखित संचयों में कौन सा खाना पकाने के बर्तनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो यानी खाना पकाने वाले बर्तनों में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सबसे अधिक? तो उसमें पहला ऑप्शन कह रहा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा या निम्न ताप निम्न चालन, सॉरी, बी पर उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालन, सी निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालन, एंड फोर्थ वन डी ऑप्शन है आपका निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कि कंडक्टिविटी उसकी सबसे अच्छी होनी चाहिए कि आसानी से ऊष्मा प्रभावित हो जाए। तो निम्न चरण वाले दोनों ही ऑप्शन आपके ए और सी तो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ए और सी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब बताते हैं बी और डी के ऊपर उच्च चालन होना चाहिए। अब बात होती है उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने से मतलब यह है कि वो देर से गर्म होना चाहिए, देर से ठंडा। ठीक है ना, तो जब हम उसे ऊष्मा दे रहे हैं तो पहला काम तो उसको ऊष्मा देने का है, और ऊष्मा देते ही उसे तुरंत वो गर्म हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए तथा उच्च चालन होना चाहिए। 19 के बाद 20 पर आते हैं। 20वां प्रश्न, ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश यानी सराउंडिंग के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। ये वाला वक्तव्य यानी ये कथन किस वैज्ञानिक का था? तो ऑप्शन में है डाल्टन के नियम का, स्टीफन के नियम का, न्यूटन का शीतलन नियम, और वस्तु के किरचॉफ के नियम का। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ही था कि अगर कोई परिवेश है तो उसके अकॉर्डिंग वस्तु के शीतलन की दर अधिक होती है, यानी ऊष्मा हानि की दर ज़्यादा होगी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वस्तु जल्दी ठंडी होगी। तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, न्यूटन के शीतल नियम। अच्छा, शीतल नियम से एक चीज़ और बता दें, इसमें काफ़ी बार एक क्वेश्चन आता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हमेशा पीजीटी में एक क्वेश्चन ये देखा गया है, ठीक है, कि 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 7 मिनट लगते हैं। तो बताइए अगले 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर कम होने में, ठीक है, 40 से 30 डिग्री आने में उसे कितना समय लगेगा? ये मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो अगर कोशिश ये करूँगा कि इस वाले क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल कर लूँ और एक बार आपकी निगाह से ये क्वेश्चन गुजर जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूटन का शीतल नियम विशेष व्यवस्था है, किसके नियम के बारे में, किसका एक्सप्लेनेशन है? तो इसमें ऑप्शन जो आपके पास दे रखे हैं, किरचॉफ का नियम है, प्रेवोस्ट का नियम है, सी ऑप्शन है स्टीफन का नियम, और डी है बीन के नियम का। तो न्यूटन का शीतल नियम जो है वो स्टीफन के नियम को ही एक्सप्लेन करता है, उसकी एक विशेष व्यवस्था के बारे में है। तो मेरे अनुसार ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए और कोशिश कीजिए सभी लोग शामिल होने की, अच्छा लगता है। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कंपटीशन की तैयारी या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनेशन आने पर ही आप तैयारी करेंगे, आपको लगातार उस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। आप एक सिंपल से उदाहरण से ले सकते हैं कि अगर सेना केवल इस चीज़ की तैयारी करे कि युद्ध की डेट डिसाइड हो तब हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे तो आप युद्ध के लिए हार मान के चलिए कि निश्चित बैठे हैं। आपको लगातार अपनी सेना को हर समय तैयार करना पड़ेगा, यानी खुद को तैयार करते रहिए, मांसते रहिए अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। स्टीफन का विकिरण नियम काली वस्तुओं के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर काली वस्तु को इंडिकेट कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले यही है कि स्टीफन का विकिरण नियम सीधा सीधा आपको पता ही है, ठीक है, कि E = σT⁴ होता है। किसी भी वस्तु से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण ऊर्जा है उस वस्तु के परमताप की चतुर्घात के समानुपाती होती है। तो इसमें सीधा सीधा प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर लगाते हैं तो E∝T⁴। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट है सी, यानी E∝T⁴। क्वेश्चन नंबर 23 इसी पर डिपेंड है कि यदि किसी कृष्णिका का ताप 27 डिग्री से 370
337 डिग्री कर दिया है तो उत्सर्जित विकिरण की दर कितने गुना हो जाएगी। तो उसके विकिरण की दर का जो प्रोपोर्शनलिटी है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जो है आपके डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें सिंपल कि E1/E2, ठीक है, E1/E2 इक्वल्स टू आपका कैपिटल T1/T2, मतलब इसमें 273 आप ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 केल्विन। और इन सब की आउटर पावर आप लगा दीजिए 4, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 0 से आप 2 0 कैंसिल करेंगे और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 1/16, 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि E2 जो है वो E2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ E1, 16 टाइम्स ऑफ E1 के बराबर हो जाएगा, यानी 16 गुना हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, 23 का सी पार्ट इसमें करेक्ट है, यानी 16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23, और 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी क्षण, हाँ दे तो हम लोगों ने कर ही लिया, 23 हो गया। 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पिंड एक नियत समय में महत्तम ऊर्जा विकिरण करेगा यदि उसके आकार, प्रकार और तथा ताप समान हो तो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कृष्ण पिंड जो है वो महत्तम ऊर्जा विकिरण करेगा, ठीक है, ब्लैक बॉडी जो है वो महत्तम ऊर्जा विकिरण करेगी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। विकिरण के लिए चमकदार पृष्ठ होता है, कैसा होना चाहिए, अच्छा अवशोषक, खराब उत्सर्जक, अच्छा अवशोषक तथा अच्छा उत्सर्जक, सी खराब अवशोषक तथा अच्छा उत्सर्जक, या खराब अवशोषक तथा खराब उत्सर्जक। 25 में ऑप्शन जो आपका सही है, विकिरण का चमकदार पृष्ठ जो होता है वो अच्छा उत्सर्जक और खराब अवशोषक होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। 26 पर आते हैं। पूर्ण कृष्ण पिंड यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी विकिरण ऊष्मा के कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए आपके अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक आपका सही आंसर है। इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो अच्छे अवशोषक, बुरे उत्सर्जक, केवल बुरे अवशोषक, डी कह रहा है केवल अच्छे उत्सर्जक। तो 26 का सी सही है। पूर्ण कृष्णपिंड विकिरण ऊष्मा के होते हैं, वो कैसे होते हैं, अच्छे अवशोषक एवं अच्छे उत्सर्जक, यानी इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, अच्छे अवशोषक एवं अच्छे उत्सर्जक। 27 देखते हैं। 27 कह रहा है कृष्णपिंड से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रमी का प्रायोगिक अध्ययन सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने किया था, मैक्स प्लांक ने किया था, वीन ने किया था, ल्यूमर एंड प्रिज्महाइम द्वारा किया गया था, स्टीफन बोल्ट्जमैन द्वारा किया गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ल्यूमर तथा प्रिज्महाइम द्वारा ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनके द्वारा स्पेक्ट्रमी प्रयोग का प्रायोगिक अध्ययन यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, विकिरण संबंधी बीन का विस्थापन नियम, ठीक है। तो बीन का विस्थापन संबंधी नियम पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी, बी यहाँ पर बीन कांस्टेंट या बीन नियतांक कहलाता है, ओके। तो लैम्डा एम अपॉन टी, बाकी सभी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, उनको छोड़िएगा। 29 पर आते हैं। 29 कह रहा है लैम्डा एम इंटू टी बराबर नियतांक, और जहाँ बी एक नियतांक है उसका नाम क्या है, तो वो है आपका बीन का नियतांक है। इसमें ऑप्शन 29 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारी इस पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। एक कृष्ण का दे रखी है जिसका टेम्परेचर है 1227 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तीव्रता दे रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। यदि वस्तु का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया है तो अधिकतम तीव्रता का विकिरण उत्सर्जित होगा, किस तरंग दैर्घ्य की रेडिएशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी जो आपने ऊपर देखा था वो फॉर्मूला था आपका लैम्डा एम इंटू टी, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके बराबर था, बी के बराबर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखें कि 1227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1227 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा 1 और T1, तो इसमें आप लिख लेंगे लैम्डा 1 T1 दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू T2। वहाँ पर बहुत ही फास्ट काम करना पड़ता है, तो इसलिए इस चीज़ की आदत बना लीजिए। तो यहाँ पर जो पहली तरंग दैर्घ्य रखी है वो आपकी 4000 और टेम्परेचर जो अभी इसमें अगर हम 273 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1500 हो जाएगा, ओके 15। और लैम्डा 2 का मान पता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री बढ़ा दिया है, तो 1500 में 1000 जोड़ दें तो ये आपको जाएगा 2500।
इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, 15 से कीजिए, 5 से कर लीजिए, 5 3 सा 15 और 5 5 सा 25। ठीक है, अब यहाँ 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 का इधर लगा दीजिए भाग, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 मिनट इसमें रुकिएगा। ये 4000 जो लिखा हुआ है इसको 5000 लिख लीजिए, 5000 इसमें मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर 5000 कर लीजिएगा। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, यानी λ2 का जो मान आएगा आपके पास में 5000 इंटू 1500 केल्विन अपॉन नीचे 2500। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 से रिड्यूस कीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 से इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 1000 और 1 का 1000 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 का, और ये आपके पास मिलेगा 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऊपर जो 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है उसको आप 5000 लिख लीजिएगा, 5000। तो उसमें ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, 3000 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसके बाद थोड़े से और जटिल क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, थोड़े आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। वैसे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हाँ कोई सा भी क्वेश्चन आपकी दिमाग की इंटेलिजेंसी की चेक करने के लिए आ सकता है, तो तैयार रहिए इसी चीज़ के साथ में और बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।